नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टोरी टेलर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर से मैं सर्वेश यादव हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक नया वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं जहाँ पर हमने कल समाप्त किया था, और वो वीडियो था आपका कि किस तरह से आपने देखा कि मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। तो मुगल साम्राज्य का पतन, जैसा कि महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र जो था 1 नवंबर 1858 के घोषणा पत्र के जरिए कैनिंग ने किस तरह से सभा लगाकर इलाहाबाद में जो है इस घोषणा पत्र को समाप्ति की और बताया गया कि मुगल साम्राज्य जो है उसका अंत हुआ। उसके पश्चात की स्थितियां क्या थी जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो वहां से हम देखना एक बार प्रारंभ करेंगे कि किस तरह से जब साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हुआ, तो हालांकि मुगल साम्राज्य का विघटन एक तरफ पैरेलली चल रहा था और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, वो घटनाएं जो थी उसके क्रम में जिस तरह से 3 रूपों में जो राज्य टूटे, जिसमें से पहला था कि उत्तराधिकारी राज्य जो थे, दूसरे जो थे वो कुछ स्वतंत्र राज्य थे, और तीसरे जो थे वो विद्रोहियों द्वारा जो स्थापित किए गए। तो आज हम उसी क्रम में पहले बारे में देखेंगे कि किस तरह से उत्तराधिकारी राज्यों का जो है स्वतंत्र रूप से प्रस्फुटन हुआ और वो किस तरह से प्रत्यक्ष नियंत्रण से मुगल साम्राज्य से छूट गए। इसमें से प्रमुख राज्य थे अवध, बंगाल और हैदराबाद। एक्चुअली हैदराबाद के बारे में हमने कहानियां बहुत सुनी और बहुत पढ़ी कि किस तरह से 1722 में जो है 1722 से 1724 तक का जो समय रहा, उसमें वजीर जो था निजाम उल मुल्क आसफ जाह, और वो जो है जब सैयद बंधुओं से छुटकारा दिलाया गया शाह आलम के समय में, तो इसके पश्चात जो है उसे दिल्ली में ही वजीर का पद दिया गया था। हालांकि वो बड़ा त्रस्त था इस सारी समस्याओं से, क्योंकि इतने सारे षड्यंत्र जो है साम्राज्य में चल रहे थे और इन सब से वो दरबार में बड़ा अपने आप को महसूस करता था असुरक्षित। और इसी वजह से उसने जो है एक समय जो था 1724 में आखेट खेलने के बहाने वो निकलता है और फिर जो है वो हैदराबाद चला जाता है। हैदराबाद जब वो पहुंचता है तो उसने हैदराबाद में सन 1724 में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की नींव रखी। हालांकि उसने कभी भी अपने आप को ये नहीं कहा कि उसने मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया है वो, लेकिन फिर भी जो उसके कार्य रहे, जैसे कि जब वो हैदराबाद राज्य की नींव डालता है तो उसके पश्चात वहां पर राजस्व तंत्र का सुधार उसने अपने हिसाब से किया, जमींदारों पर भी उसने कड़ा नियंत्रण लगाया, और हिंदुओं के प्रति जो उसकी नीतियां रही वो काफी मिलीजुली प्रतिक्रिया जैसे मुगल साम्राज्यों की रही, मुगल सम्राटों की रही कि सहिष्णुपूर्ण नीतियां थी, वो उसी तरह से उसकी भी रही। तो 1748 में निजाम की मृत्यु हुई और हमने देख लिया था इस कहानी को पूरी तरह से कि किस तरह से 1741 में मराठों का आक्रमण होता है और कितनी उथल पुथल के बाद अंत में जब इसकी मृत्यु के पश्चात नासिर जंग और मुजफ्फर जंग का किस तरह से आपस में युद्ध हुआ, और फिर जो है लास्ट जो है उसमें जो है लास्ट में सलावत जंग को निजाम घोषित कर दिया जाता है। तो हैदराबाद तो बेसिकली हम पढ़ चुके थे, और हम आज बेसिकली रूप से देखेंगे कि बंगाल का पतन जो है किस तरह से प्रारंभ हुआ। तो हम जब बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में जो है सन 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को जब सूबेदार बनाया गया, तो औरंगजेब का उस टाइम शासन था, और इसके पश्चात जब 3 मार्च सन 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके पश्चात जब मुर्शिद कुली खां जो है यहाँ पे बंगाल में अपना सूबेदार था, और वो जो है उसका मतभेद होता है अजीम उसान से। अजीम उसान के साथ जब इसका मतभेद हुआ तो उस दौरान जो शासन में था वो था फर्रुख शेर। फर्रुख शेर ने क्या किया कि इसे जो है वहां का गवर्नर नियुक्त कर दिया सन 1717 में, और इसके बाद अजीम उसान को वापस दिल्ली बुला लिया जाता है। सन 1719 में इसे उड़ीसा का प्रांत भी इसे दे दिया जाता है, और इसके पश्चात इसने जो है बहुत सारी समस्याओं से इसका जो राज्य था वो जूझ रहा था उस टाइम, और उन सब से छुटकारा दिलाया। इसी क्रम में कई सारे विद्रोह भी हुए और उन विद्रोहों को भी इसने शांत किया, जिसमें से प्रमुख रूप से पहला जो विद्रोह था उसमें सीताराम राय का था और उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद का संयुक्त रूप से विद्रोह था, और दूसरा जो हुआ वो सुजात खां का था, और तीसरा उसी का भाई था नजात खां, उसने भी विद्रोह किया। इन सारे विद्रोहों से छुटकारा तो उसने दिलाया, साथ ही इजारेदारी प्रथा आरंभ की और भूमि का नए सिरे से बंदोबस्त कराया। साथ ही उसने किसानों की सुविधा के लिए तकावी ऋण की भी बंदोबस्त किया, और माल गुजारी वसूलने में उसने नियमितता, मतलब कि बड़ी ही कड़ाई के साथ उसने माल गुजारी वसूली और अपने राजस्व में भी वृद्धि की। परंतु कहा जाता है कि अच्छे लोग ज्यादा दिन तक रहते नहीं, और सन 1727 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात इसका दामाद सुजाउद्दीन सन 1727 में गद्दी पर बैठता है, और 1739 तक ये जो है गद्दी को संभाला। और इसी के टाइम में सन 1737 में एक प्रमुख घटना जो हुई वो ये हुई कि 1733 में बिहार भी इसको दे दिया गया, और इसने जब बिहार इसे प्राप्त होता है तो बिहार का जो गवर्नर था, या कह लें कि बिहार का जो नायब सूबेदार था, उसे अलीवर्दी खां को नियुक्त किया। और इसके पश्चात जब इसकी मृत्यु हुई सन 1739 में, तो इसके पुत्र सरफराज खां को गद्दी प्राप्त होती है, और
सन 1740 में ही अलीवर्दी खां ने एक विद्रोह किया और उस विद्रोह में सरफराज खां की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद अलीवर्दी खां गद्दी पर बैठता है। कहा जाता है कि अलीवर्दी खां ने अपने पद को अस्थायी बनाने के लिए मुगल साम्राज्य में, या मुगल सम्राट को कहें तो 2 करोड़ रुपए का नजराना भी पेश किया था उसने, और उसकी जो है पुष्टि के लिए इसने एक बार पुनः नजराना भेजा। लेकिन इसके बाद के शासनकाल में, अपने पूरे शासनकाल में इसने जो है कभी भी मुगल सम्राट को राजस्व नहीं भेजा था। तो यहाँ से एक तरह से जो स्वतंत्र स्वायत्त जो राज्य की स्थापना थी वो यहीं से मानी जा सकती है। मराठे इसे बहुत परेशान कर रहे थे और कहा जाता है कि मराठे बार बार जो है लूट खसोट मचा रहे थे। उसके उड़ीसा वाले प्रांत में काफी उथल पुथल थी और अंत में क्या हुआ कि रघुजी होलकर से इसने एक समझौता किया सन 1751 में, और उस समझौते के तहत कहा गया कि उड़ीसा जो प्रांत है वो मराठों को दे दिया जाएगा, साथ ही उन्हें 12 लाख रुपए की चौथ वसूलने का भी अधिकार वहां पे दिया गया। अंग्रेजों से साथ अगर इसकी देखें तो कुछ ना तो खराब संबंध कहे जा सकते हैं, ना ही अच्छे कहे जा सकते हैं, लेकिन इसने अंग्रेजों के साथ एक सामंजस्य बिठाकर इसने शासन किया। और इसकी एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है अंग्रेजों के बारे में जो फेमस है, ये कहता था कि अगर इन्हें छेड़ोगे तो ये काट काट कर खा जाएंगी। उसकी तुलना ये मधुमक्खियों से परिप्रेक्ष्य में इसने किया था और उसने कहा था कि अगर इन्हें नहीं छेड़ोगे तो ये शहद देंगी, वरना अगर इन्हें छेड़ोगे तो ये काट काट कर खा जाएंगी। बाकी अगर आगे बात करें तो इसकी 3 बेटियां थी और तीनों में इसकी सबसे छोटी बेटी जो थी उसका ब्याह जो है पटना में किया, और इसके सारे जितने भी दामाद थे इसके जीवन काल में ही इसने उन सभी की मृत्यु देखी और अंत में इसका कोई पुत्र था नहीं, तो इसने जो है अपनी सबसे छोटी बेटी जो पटना में थी उसी के पुत्र था सिराजुद्दौला, उसी को अपना जो है उत्तराधिकारी नियुक्त करती। इसके पश्चात जब इसकी मृत्यु हुई सन 1756 में तो सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है। सिराजुद्दौला बेसिकली दौहित्र कहलाता है। दौहित्र इसलिए जाना जरूरी है कि एक अच्छी वोकैब्स है आपके लिए। दौहित्र का मतलब होता है पुत्री का पुत्र, तो दौहित्र था वो उसका, और इसी को गद्दी मिलती है। और फिर इसके प्रमुख रूप में अगर देखें तो इसके 3 शत्रु थे। उन तीनों शत्रुओं में सबसे पहला जो था पूर्णिया का नवाब था शौकत जंग, वो अंग्रेजों की शरण में था एक हिसाब से, और दूसरी इसकी मौसी थी घसेटी बेगम। ये इसको भी जो है अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त था, और जो इसी का जो एक गवर्नर था जो घसीटी बेगम का था वो था राय दुर्लभ, जिसको अंग्रेजों को राजबल्लभ था, जिसको जो है अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त था। और उसी का पुत्र है कृष्ण बल्लभ, जो आगे चल करके जिस पर देशद्रोह का मुकदमा लगता है। और फिर जो है सिराज जो है जब मनिहारी का इसने जो है अभियान किया तो उस दौरान अंग्रेजों से अपील करता है कि उन्हें जो है वापस कर दें, और इसे जो है अंग्रेज इस बात से मना कर देते हैं। और यही परिणाम था कि 4 जून सन 1756 को जो है सिराज ने मनिहारी का अभियान को निरस्त करते हुए वापस आता है और फिर जो है अंग्रेजों पर कब्जा करता है कासिम बाजार पर। इसके पीछे की एक और घटना थी, क्योंकि जब 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ होता है तो उसी दौरान जो है अंग्रेज थे और जो फ्रांसीसी थे, इन दोनों में भी यहाँ भारत में भी युद्ध के बादल मंडराने लगते हैं। और इसी क्रम में दोनों अपनी अपनी सुरक्षा के लिए 4 दीवारी यानी किलेबंदी करना प्रारंभ कर देते हैं। तो सम्राट ने आदेश दिया कि जो है किलेबंदी को रोक दिया जाए। हालांकि सम्राट कहना ठीक नहीं, नवाब ने आदेश दिया कि अपनी किलेबंदी रोक दो फौरन। फ्रांसीसियों ने तो चंद्रनगर की किलेबंदी को रोक दिया था, लेकिन अंग्रेज इस बात से नहीं माने और ना ही उन्होंने राजबल्लभ को वापस किया। तो इस क्रम में 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर इसने अधिकार किया। 15 जून को इसने पुनः कलकत्ता पर आक्रमण किया और 5 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद 20 जून 1756 को अंततः कलकत्ता पर भी अधिकार हो गया और अंग्रेज भागने पर मजबूर हुए। और द्वीपीय जो क्षेत्र थे फुल्टा, जिस नाम से फुल्टा नाम से जाना जाता है, वहां पे जाके इन्होंने शरण ली और मद्रास संदेश इन्होंने भेजा। तत्पश्चात क्लाइव आपने पढ़ चुका है, क्लाइव किस तरह से अरकाट के युद्ध में काफी फेमस हो चुका था, और वहां से फिर क्लाइव के नेतृत्व में और एडमिरल वाटसन के देखरेख में एक सेना जो है भेजी जाती है। और फिर किस तरह से माणिकचंद को घूस देकर अपनी तरफ मिलाया और फिर जो है 2 जनवरी को अंततः कलकत्ता पर अंग्रेजों का पूरा अधिकार हो जाता है। इसके पश्चात सिराज से एक संधि होती है 9 फरवरी को, और वो संधि थी अलीनगर की संधि। इसमें संधि में डिसाइड किया गया, इस संधि का जो आउटपुट निकला वो ये था कि कंपनी के जो क्षेत्राधिकार हैं और जो कंपनी को विशेषाधिकार मिल रहा था वो पुनः वापस कर दिया जाए, और साथ ही कंपनी को दुर्ग बनाने यानी कि किलेबंदी करने का अधिकार भी मिला, और साथ ही सिक्के ढालने की भी अनुमति इस संधि के अनुरूप प्राप्त हो जाती है। साथ ही अंग्रेजों ने कहा कि नवाब को जो भी लगता है कि जितना हमारा नुकसान हो उसी हिसाब से अपने हिसाब से नवाब तय करें और हमारा मुआवजा भी दे दें वो। हालांकि इस संधि के बाद 13 मार्च 1757 को अंग्रेजों ने इस संधि का उल्लंघन किया और पुनः जो है फ्रांसीसियों की जो बस्ती थी चंद्रनगर, उस पर अधिकार कर लिया, और इसके तहत अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया
और अब नवाब के विरुद्ध खुले षड्यंत्रों की शुरुआत हुई। यहाँ पर जो इसका प्रधान सेनापति था मीर जाफर, और दीवान था राय दुर्लभ, और बैंकर था जगत सेठ, और एक व्यापारी था अम्मी चंद। साथ में नाम और भी आता है, इसके एक छोटा सेनापति और भी था फतेह चंद, उसको भी इन सब ने घूस देकर अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया। और इसके पश्चात 23 जून सन 1757 को दोनों सेनाएं आमने सामने पलासी के मैदान में खड़ी होती हैं। और इसके पश्चात सेना तो काफ़ी बड़ी थी, सिराज की कहा जाता है 50,000 सैनिक बल थे, लेकिन उसमें से लड़ने वाले सिर्फ 500 से 700 लोग थे, जिसमें से कुछ फ्रांसीसी थे, और इसके 2 सेनापति थे मीर मदान और मोहनलाल। इनके अलावा पूरी सेना जो है खड़ी होकर तमाशा देखती रही, और फिर किसी तरह से सिराज वहाँ से भागा और भागकर वो कासिम बाजार पहुँचता है। लेकिन वहाँ पर जो मीर जाफर था उसका पुत्र था मीरान ने जो है मोहम्मद बेग एक व्यक्ति था, उसके माध्यम से सिराज की हत्या करवा देता है। तो इस तरह से सिराजुद्दौला का अंत होता है। और इसके पश्चात जिस तरह से सारी बात साठगांठ हो चुकी थी मीर जाफर को नवाब बनाने की, और सन 1757 में इसी क्रम में मीर जाफर को नवाब बनाया जाता है। मीर जाफर नवाब बनते ही अंग्रेजों को उपहारों और कह लें झड़ी लगा दी उपहारों की। तो इसमें से 24 परगना की जागीर दी गई, साथ ही 50 लाख रुपए सेना को भी दिया गया, और उसके नाविकों को भी दिया गया कुछ पैसे, जिसमें से 2,43,000 रुपए अकेले जो है क्लाइव को भी मिला। तो ये सारे पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि इतने सारे जो है उपहार जो है स्वरूप जो है अंग्रेजों को पेश किया गया। हालांकि 25 फरवरी 1760 को क्लाइव तो वापस चला गया, लेकिन इसके बाद हालवेल जो कि एक अस्थायी गवर्नर था बंगाल का, उसने जो है आरोप लगाया मीर जाफर पर कि वो जो है डचों के साथ मिलकर अंग्रेजी सेना के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। हालांकि ये बात कुछ हद तक सत्य भी थी, क्योंकि मीर जाफर जो था बार बार के इन मांगों से त्रस्त आकर के अंततः वो डचों के साथ मिलना चाहता था। हालांकि ये सा कुछ सफल हो नहीं पाया इसमें, और इसके पहले ही अंग्रेजों ने सन 1759 में पहले डचों को हराया, और इसके बाद सन 1760 में इस आरोप को सिद्ध करते हुए इसे गद्दी से हटा दिया और पुनः मीर कासिम को जो है गद्दी पर बिठा दिया। अब मीर जाफर जो है कलकत्ता में ही एक 15,000 रुपये की मासिक पेंशन पर वहीं पर रहने लगा, और इसके पश्चात गद्दी पर बैठता है मीर कासिम। सन 1760 में गद्दी पर बैठा मीर कासिम, और गद्दी पर बैठते ही इसने भी वही किया जो मीर जाफर ने किया। वर्धमान, मिदनापुर, चिटगांव की जागीरें अंग्रेजों को मिली, साथ ही सिलहट का जो चूना व्यापार था उसमें भी अंग्रेजों को भागीदारी दी गई। बेंसिटार्ट को 50,000 पाउंड मिले, हालवेल को 27,000 पाउंड, और यहाँ तक कि कलकत्ता की काउंसिल को भी घूस देने पड़े थे, जिसमें से 25,000 पाउंड का जिक्र किया जाता है। ये अंग्रेजों से काफी त्रस्त आया, कहा जाता है बड़ा योग्य शासक था मीर कासिम, और अंग्रेजों से जब काफी त्रस्त आ गया तो इसने अपनी राजधानी परिवर्तन की। ये दूसरी बार राजधानी परिवर्तन है। पहली बार राजधानी परिवर्तन जब हुआ वो 1717 में किया गया, वो किया था मीर जाफर ने किया, अजीम उसान के साथ मतभेदों के चलते। वो लाया था राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद। अब जो राजधानी परिवर्तन हो रहा है वो लाया था ढाका से मुर्शिदाबाद। अब राजधानी परिवर्तन जो हो रहा है वो हो रहा है मुंगेर। तो राजधानी मुंगेर गई। अब जो है इसने मुंगेर में जब राजधानी बनाई तो वो अंग्रेजों के हालांकि व्यापारिक केंद्रों से काफ़ी दूर थी, तो इस वजह से इसे थोड़ी सी शांति का अनुभव हुआ। और इसके पश्चात इसने कुछ एक सुधार किए, जिसमें से क्या किया कि इसने नए कर लगाए, जिसे अबवाब कहा गया। अबवाब बेसिकली वो कर थे जो कर पहले से चल रहे थे उसमें 3 बटे उसके 32 भाग पर जो है वृद्धि कीजिए। मतलब कर जैसे 100 रुपये का कर है तो उसमें से 3 बटे 32वां भाग उसका बढ़ा दिया गया। दूसरा काम जो इसने किया, एक और कर लगाया इसने, आज के टाइम पे जैसे इनकम टैक्स लिया जाता है उसी की तरह से जैसे वो अधिकारी जो थे उनकी बचत पर भी टैक्स लगाया, जिसे खिजरी जमा कहा गया। और इसके पश्चात इसने मुंगेर में तोपों के कारखाने और तोड़दार जो बंदूकें थी उसके भी कारखाने की व्यवस्था की। साथ ही इसने सबसे बड़ा जो काम किया, जो अंग्रेजों से शत्रुता का मूल कारण बना, वो ये था कि अंग्रेज जो दस्तक था उसका दुरुपयोग कर रहे थे, जिन्हें वो दस्तक मिल चुका था। हालांकि कहें तो औरंगजेब के टाइम से सन 1780 में भी मिला, और फिर जो है बाद के अन्य शासकों ने भी जो इस दस्तक को जो है बार बार उसे जो है उसकी पुष्टि की। और अंततः जो है इन दस्तकों का जब ये दुरुपयोग काफ़ी हद तक होने लगा, भारतीय व्यापार काफ़ी खतरे में आ गया, तो इससे तंग आकर के अंततः मीर कासिम ने कहा कि अब दस्तक मुक्त व्यापार होगा। मतलब कि उसने पूरी तरह से पास की जरूरत ही खत्म कर दी, जिससे अंग्रेजों को काफ़ी धक्का लगा, उन्हें अपने स्वाभिमान की बात पर शायद उन्हें ठेस लगा। और इसके पश्चात अंग्रेजों को जब ये सहन नहीं हुआ, और उसी क्रम में एलिस नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था जो पटना कोठी पर तैनात था, और उसने क्या किया कि पटना पर अधिकार कर लिया। जैसे ही ये बात मीर कासिम को पता लगती है, उसने तुरंत आनन फानन में अपनी सेनाएं भेजी और उन समस्त अधिकारियों समेत या समस्त उन सैनिकों समेत एलिस को जो है बंदी बना लिया।
और इसी के साथ अंग्रेजों ने इधर क्या किया कि तुरंत ही जैसे अंग्रेजों को पता लगा कि ये सारी घटना हुई है, उन्होंने क्या किया कि मीर जाफर को पुनः नवाब घोषित कर दिया। अब जब मीर जाफर को जैसे इन्होंने पुनः नवाब घोषित किया तो मीर कासिम इससे काफ़ी नाराज हुआ और उसने क्या किया, जितने भी अधिकारियों को बंदी बनाया था सबका कत्ल करवा दिया और कत्ल करवा के वो चला जाता है इलाहाबाद। अब यहाँ पे वो इलाहाबाद जब पहुंचा तो जाहिर सी बात थी मीर कासिम के साथ धोखा हुआ और कुल मिला जुला के वो इसका बदला लेना चाहता था और इसी का परिणाम था बक्सर का युद्ध। इलाहाबाद में शाह आलम और शुजाउद्दौला और मीर कासिम तीनों की संयुक्त सेनाएं तैयार होती हैं और फिर 22 अक्टूबर सन 1764 को बक्सर के मैदान में हेक्टर मुनरो अंग्रेजों के सेना का प्रतिनिधि सामने उसके खड़ा होता है और फिर ये युद्ध होता है। कुल मिला जुला के शाह आलम के पास तो वैसे भी कुछ नहीं था, शुजाउद्दौला मीर कासिम खाली हाथ ही गया था लगभग। तो कुल मिला जुला के शुजाउद्दौला लड़ा और फिर पराजित हुआ। मीर कासिम जब इस युद्ध में पराजय देखने लगा तो वो क्या हुआ कि वो भाग खड़ा हुआ और वो दिल्ली चला गया। वहीं पर उसकी 1777 में मृत्यु हुई। इसके विषय में ज़्यादा जानकारी और प्राप्त नहीं होती है। इसके पश्चात शुजाउद्दौला और शाह आलम दोनों ने समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। उसके पश्चात 1765 में क्लाइव को बुलाया जाता है पुनः लंदन से संधि के लिए। इसी बीच जैसे ही युद्ध चल ही रहा था उसी दौरान मीर जाफर की मृत्यु हो गई और इसके पश्चात उसका जो अल्पवयस्क पुत्र था नजमुद्दौला, उसको जो है बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया। और अब इलाहाबाद की संधि होती है। पहली संधि हुई 12 अगस्त सन 1764 को और वो संधि की गई थी शाह आलम और जो है नजमुद्दौला और क्लाइव, इन तीनों के बीच में की गई। हालांकि क्लाइव और नजमुद्दौला एक पक्ष थे और दूसरा पक्ष था जो वो शाह आलम था। तो शाह आलम से साथ इस संधि में यही प्रावधान किए गए कि शाह आलम को इलाहाबाद और काड़ा के क्षेत्र मिलेंगे जो अवध के नवाब से लेकर उसे दिए जाएंगे। दूसरा, उसे 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दी जाएगी। सम्राट को तो ये प्राप्त हुआ। अंग्रेजों को क्या मिला? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली और साथ ही उत्तरी सरकार के भी कुछ जिले सम्राट को प्राप्त हो गए। इसी संधि के संदर्भ में तत्कालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन, जिनकी एक पुस्तक है सियारुल मुत्खरिन, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस संधि को करने में उतना भी वक्त नहीं लगा था जितना कि एक गधे को खरीदने में लगता है। तो ये हालत थी इस संधि की, मतलब कि अंग्रेज जो चाहते थे उन्होंने बस वो बोला और वही मानना गया। फिर इसी क्रम में 16 अगस्त को दूसरी संधि हुई जो शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई और इस संधि के पश्चात शुजाउद्दौला पर 50 लाख का जुर्माना लगाया गया। साथ ही चुनार का दुर्ग भी हड़प लिया गया। वाराणसी, गाजीपुर अंग्रेजों के संरक्षण में बलवंत सिंह को दे दिया गया। अवध में कर मुक्त व्यापार की छूट मिल गई। नवाब के खर्च पर सेना अवध में रखी गई और इसके पश्चात शुरू होता है बंगाल में द्वैध शासन। और वो 1765 से लेकर के 1772 का जो दौर था, इतिहासकारों के अनुसार वो काफ़ी खतरनाक और काफ़ी भयानक, जिसे बहुत सारे इतिहासकार डाकुओं का दौर या विभिन्न संज्ञाओं से नवाजा है। इस बाद क्या होता है, जब नजमुद्दौला से एक संधि और की जाती है बंगाल में और उसमें कहा गया कि जो सुरक्षा का दायित्व होगा वो अब संभालेगी काउंसिल कलकत्ता की। और इसके पश्चात बंगाल में मोहम्मद रजा खां उनका पूरा नाम था, मोहम्मद रजा खां। बिहार में राजा सिताब राय और उड़ीसा में जो था वो राय दुर्लभ को कंपनी का जो है दीवान नियुक्त कर दिया गया। नवाब को 53 लाख देने तय हुए कि वार्षिक रूप में नवाब को 53 लाख रुपया दिया जाएगा और इसके पश्चात यानी कि 26 लाख रुपए शाह आलम को और 53 लाख रुपए नवाब को। बाकी शेष जो भी कुछ बचत थी वो किसकी थी? वो अंग्रेजों की थी। कुल मिला जुला कर कंपनी ने जितने भी अधिकार हो सकते थे वो सब अपने पास रखे और जितने भी उत्तरदायित्व हो सकते थे वो सब नवाब पर छोड़ दिया। जाहिर सी बात थी कि द्वैध शासन का मतलब था कि जो वास्तविक रूप में सम्राट था, नवाब था, वो था नजमुद्दौला, लेकिन जो वास्तविक रूप में काम चल रहा था वो अंग्रेजों के जरिए। तो जनता को कोई प्रॉब्लम है तो वो कहाँ जाएगी? नजमुद्दौला के पास, लेकिन उसके हाथ बंधे हैं क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है। और इन सारी चीज़ों के पश्चात ये चलता रहा सन 1772 तक। और जब 1772 में जब वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पर आता है तो उसने देखा कि बहुत सारे प्रशासनिक व्यवधान, कृषि का ह्रास, उद्योगों उनकी दक्षता में कमी आ गई है, भारतीय व्यापार का विघटन। यहाँ जब भारतीय व्यापार के विघटन की बात कर रहे हैं तो उस भारतीय जो हम घरेलू व्यापार की बात कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि अंग्रेजों का भारत में जो व्यापार था उसका विघटन होना शुरू हो गया। उसका कारण था कि अंग्रेज अधिकारियों ने जो है अपने पर्सनल व्यापार पर ज़्यादा जोर दिया और इन सब क्रम में उसे जब लगा कि ये सारी व्यवस्था जो है अंग्रेजी व्यापार को ले डूबेगी और उसने जो है सन 1772 में इन सब का अंत करते हुए और इसके पश्चात कंपनी के शासन की शुरुआत होती है। तो इस तरह से वहाँ पर एक तरह से बंगाल में जो है नवाबों की सत्ता का अंत होता है और सन 1773 से बाकायदे वहाँ पे गवर्नर की नियुक्ति होना शुरू हुई और कंपनी का प्रत्यक्ष रूप से शासन शुरू होता है।
तो आज के लिए इतना ही, और जानेंगे हम बाकी की कहानी कल, जिसमें हम देखेंगे कि रुहेलों और बंगस पठानों का किस तरह से अंत हुआ और किस तरह से राजपूतों, जाटों और अवध का किस तरह से पतन हुआ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द स्टोरी टेलर को। धन्यवाद।